आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है आहद और हम लोग जो है वो आज एक एसजी की तरफ से पॉडकास्ट अरेंज कर रहे हैं जिसकी हमारे पास एक बुनियादी मकसद ये है कि जियोलॉजिकल इंजीनियर्स जो हैं वो किस तरह अर्थ को सर्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये बड़ा देखा जाता है कि जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग जो हमारी फील्ड है उसको थोड़ा सा डिमोरलाइज किया जाता है। उसकी वजह ये है कि लोगों को इतनी ज़्यादा कोई अवेयरनेस इसके बारे में नहीं है। तो अवेयरनेस इसकी जो शुरुआत है मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, ताकि जो वीडियो में नए आने वाले कोई फ्रेश जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो क्लिक करें कि जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग क्या है तो उनको थोड़ा आइडिया हो इस चीज़ के बारे में कि बेसिकली इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। और ये कोई छोटी डोमेन नहीं, आगे आने वाले टाइम में ये एक बहुत बड़ी डोमेन है। मतलब आप इसमें काफ़ी चीज़ों को आप टच कर सकते हो। अच्छा, तो थोड़ा सा हम लोग इसके बैकग्राउंड पे जाते हैं कि कहाँ पर हमें जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग की नीड जो है वो फील हुई थी। बेसिकली हुआ क्या था कि 1975 में चाइना में एक डैम कंस्ट्रक्ट करना था माउंटेन्स के दरमियान। अनफॉर्चुनेटली उनको पता नहीं चला, एक बहुत वाइड किस्म का एक क्रैक था और उसके ऊपर जो है वो डैम कंस्ट्रक्ट हो गया। अब उससे हुआ यूँ कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर गिर गया। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब वहाँ पर जो इंजीनियर्स थे उनको ये फील हुआ कि हमारे लिए जो एक सरफेस की भी चेक एंड बैलेंस है वो बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, तो गाइज़ अब हमारे पास जो है बड़े एक अच्छे इंसान और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और वो हमें थोड़ा सा बताएंगे कि जो हमारा डेजर्ट एरिया है एक न्यू पर्सपेक्टिव अब टच करने लगे हैं हम लोग कि इस जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग किन किन डोमेन्स को जो है वो टच कर सकते हैं। कुछ ऑलरेडी स्टडी की हो चुकी हुई हैं और कुछ के ऊपर अभी काम होने वाला है। तो डेजर्ट एरिया एक बड़ा ही अच्छा एक पर्सपेक्टिव है। उससे रिलेटेड थोड़ा सा हमें अफनान बताएंगे कि क्या है उनके पास नॉलेज। जी अफनान। बहुत शुक्रिया आहाद भाई। देखिए डेजर्ट्स जिन जो डेजर्ट एरियाज़ हैं इनमें तो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड रिसर्च है। बट मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स डेजर्ट के बारे में बताऊँगा। बेसिकली मेरा पर्पस ये डेजर्ट एरियाज़ को टच करने का ही है क्योंकि यहाँ पे हम इसकी तरफ इतना ज़्यादा जा नहीं रहे। ठीक है ना? जैसे कि हम लोग पोल्यूशन वगैरह और ये वेस्टेज के ऊपर तो बड़ा ही डिस्कस कर चुके हैं। बट डेजर्ट एरियाज़ थोड़ा आप नया पर्सपेक्टिव टॉपिक है। हाँ, मैं नया लेके आया हूँ। अब जो डेजर्ट एरियाज़ हैं मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि डेजर्ट एरियाज बेसिकली बनते कैसे हैं। डेजर्ट एरियाज़ बेसिकली वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बारिश की मिकदार बहुत कम होती है। ठीक है, और आपको मैं एक मज़े की बात बताऊँ, जियोलॉजिकल टर्म्स में अगर हम इसको देखें तो ये फिनोमिना होता है वेदरिंग की वजह से। देखिए वेदरिंग बेसिकली क्या था कि दिन और रात के जो टेम्परेचर वेरिएशन है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होती है और इस वजह से जो हमारी रॉक्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पैदा हो जाता है। मीन्स उनकी लेंथ में चेंज आ जाता है उनकी ओरिजिनल लेंथ की। अच्छा यार अफनान, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप ये बताएं कि एक जियोलॉजिकल इंजीनियर क्या काम कर सकता है डेजर्ट में, यानी कि उस किस पर्सपेक्टिव पे वो काम कर सकता देखिए हाँ भाई, जो डेजर्ट्स हैं उनमें हमारे पास बहुत से इंपॉर्टेंट मिनरल्स निकलते हैं। जैसे जिप्सम हो गया, हमारे पास बोरेट्स हो गए, नाइट्रेट्स हो गए, पोटेशियम हो गया, हमारे पास मुख्तलिफ सॉल्ट्स यहाँ से निकल सकते हैं। है। अच्छा, यानी कि हम उनको वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो पेट्रोलियम है उसके भी ज़खायर मौजूद है। यानी डेजर्ट्स के नीचे जो है वो पेट्रोलियम भी निकल सकता है, यानी पेट्रोल भी यहाँ से निकल सकता है। उसके अलावा तीसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, वो है कंस्ट्रक्शन पर्पजेज़। आप देखें कि कंस्ट्रक्शन पर्पजेज़ में बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़ा काम हुआ है। जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूँ दुबई की, तो दुबई क्या था? दुबई तो एक शहर था और उस शहर पे आज देखिए दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग होती है। अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, बुर्ज खलीफा। हाँ, ये इसके बारे में बताएं। देखें इतना बड़ा एक कंस्ट्रक्शन होना और उसकी बेसिस इतनी स्ट्रॉन्ग बनाना वो बड़ा एक ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसके बारे में हाँ बताएं आप। देखिए हाल भाई, जो बुर्ज खलीफा की आप बात कर रही हैं, वहाँ पे भी जो जियोलॉजिकल इंजीनियर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। वो क्या काम किया है कि डेजर्ट को पहले उन्होंने स्टडी किया, उसके नीचे जो छोटे छोटे रॉक्स थे, जो छोटे मिनरल्स थे, उन मिनरल्स को जो है वो अच्छे से स्टडी किया। फिर हमने वो सरफेस को प्लेन किया और उस सरफेस के ऊपर आज दुनिया की सबसे बड़ी इमारत खड़ी है। यार अफनान, आपने काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी दी है ये डेजर्ट एरिया से रिलेटेड। आई होप कि आने वाले टाइम में इस पर भी काम होगा, जियोलॉजिकल इंशाल्लाह। इंजीनियर इस पर काम करेंगे और इसको इन डेप्थ में और टच करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास एक और टॉपिक आ रहा है जो काफ़ी सेंसिटिव है
और आने वाले टाइम में उससे रिलेटेड काफ़ी हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे साथ हैं आमना, और वो बताएंगी कि क्या टॉपिक है और वो क्या हमें उससे रिलेटेड नॉलेज देंगे। थैंक यू सो मच आहत। अब जिस टॉपिक को मैंने टच करना है वो है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक ऑन एवरेज साल में 15 से 16 दफ़ा आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अर्थक्वेक आते किस वजह से। सो अकॉर्डिंग टू दैट मॉडल, जो कि इंटीरियर ऑफ अर्थ का है, इसमें मेटल है जिस पे टेक्टोनिक प्लेट्स फ्लोट करती हैं। अच्छा, हम ना ये बताइएगा कि इन प्लेट्स का अर्थक्वेक से क्या ताल्लुक है? सो बेसिकली अफनान, अर्थक्वेक आते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से। तो आप ना हमें ये बताएं कि जो जियोलॉजिकल इंजीनियर्स होते हैं उनका क्या रोल है इस अर्थक्वेक से रिलेटेड। देखिए, हर ये जो जियोलॉजिकल इंजीनियर्स हैं ना, वो हमें बिफोर अर्थक्वेक प्रिडिक्ट करते हैं कि अर्थक्वेक किन किन एरियाज़ में आ सकते हैं, उनका ओरिजिन कौन सा एरिया है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, और आफ्टर अर्थक्वेक भी हमें बताते हैं कि इनके आफ्टर शॉक्स जो है ना वो कब कब तक आ सकते हैं। इसी तरह दुनिया में बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है ना अर्थक्वेक की वजह से नहीं हो सकती, और वो क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं। थैंक यू सो मच आमना, आपने बड़ी क्लैरिटी दी हमें ये अर्थक्वेक से रिलेटेड, और मुझे उम्मीद है आने वाले जो जियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिकल इंजीनियर्स हैं उनको बड़ी हेल्प मिलेगी इस चीज़ में। चाहत मेरे दिमाग में एक और बात आ रही थी, और वो ये कि जिस तरह अर्थ है, अर्थ से रिलेटेड एक और हमारा प्लेनेट है मार्स, जिसके बारे में सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे भी जो है ना रिसर्चेस चल रही हैं। तो एज ए जियोलॉजिकल इंजीनियर हम उसको किस तरह स्टडी कर सकते हैं? यार फरहान, ये बड़ा ज़बरदस्त आपने पॉइंट उठाया है। बेसिकली क्या है कि एक जियोलॉजिकल इंजीनियर वहाँ पर क्या अपना रोल दे सकता है। देखो, वहाँ पर जो मौजूद रॉक है, उस रॉक को हम कुछ आइडेंटिफाई करके उसकी हिस्ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर मौजूद जो हिस्ट्री ले सकते हैं हम लोग, और इसके लिए जो बेस्ट टेक्निक हमारे पास इस्तेमाल हो रही होती है वो पोटाशियम आर्गन एक डेटिंग होती है। वो एक टेक्निक, उसके थ्रू हम लोग एक एज ऑफ द रॉक को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अच्छा, क्या दोनों की सरफेसेस सेम है? हाँ ना, बिल्कुल, दोनों की सरफेसेस तकरीबन सेम ही हैं। वहाँ पर भी हमें सिलिका मिल रहा है और यहाँ पर भी हमें सिलिका मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों की सरफेसेस एक सिमिलैरिटी हमें नज़र आती है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि मार्स पे क्या प्लांटिंग हो सकती है? हाँ यार, क्यों नहीं हो सकती। देखें, बेसिकली मार्स जैसी कंडीशन हमने अपने अर्थ पे दी थी। हवाई एक जगह है, वहाँ पर वॉल्केनिक सॉइल को के ज़रिए हमने कुछ प्लांट्स को जो है वो उगाया था, तो वहाँ से हमें पता चल गया कि वाकई मार्स पे भी हम लोग प्लांटिंग कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है। अच्छा गाइस, अब हमारे साथ बड़े अच्छे हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम हसन है, और उन्होंने काफ़ी रिसर्च की है कि जो हमारे पास कोलैबोरेशन होती है जियोलॉजिकल इंजीनियर्स की सिविल इंजीनियर्स के साथ। तो हसन, अब हमें थोड़ी सी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें। यार, जैसे कि जियोलॉजिकल ज़मीन के बारे में इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो अगर हम सिविल को देखें ना, तो वो भी एक कंस्ट्रक्शन पे आ जाती है। तो जो जियोलॉजिकल इंजीनियर हैं वो हमें जियोलॉजिकल मैप जो होते हैं वो हमें इस पे इंफॉर्मेशन देते हैं कि बिल्डिंग को खड़ा कैसे करना है। उसके अलावा ज़मीन की स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं। इसमें पता यही चलता है कि जो एक बिल्डिंग है वो कितने अर्से तक खड़ी रह सकती है। जैसे माउंटेनियर एरिया में जाएँ तो वहाँ पे फ्लाईओवर बनाते हैं, अंडरपास बनाते हैं। इसमें ये होता है कि जब हम पहाड़ों को काटते हैं तो हमारे पास खदशा होता है कि लैंडस्लाइडिंग हो जाएगी, एरोजन, वेदरिंग। हम सारे ये जो फील्ड्स हैं इनको मद्देनजर रखते हैं। तो ये सारी जो इसके बारे में नॉलेज है वो जियोलॉजिकल इंजीनियर जो है वो देता है। तो इस तरह एक जियोलॉजिकल जो इंजीनियर है वो सिविल इंजीनियर के साथ बहुत अच्छा कोलैबोरेट करता है। एज ए जियोलॉजिस्ट जो होता है ना, उसका वो 4-5 फील्ड से लिंक करता है। सिविल से भी लिंक करता है, पेट्रोलियम से भी करता है, माइनिंग से भी करता है। तो मेरे ख्याल से एज ए जियोलॉजिकल इंजीनियर जो होता है ना वो फ्यूचर में बहुत एक ना, मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि कारआमद साबित हो सकता है वो है। तो वो सिविल में लैंडस्लाइडिंग आ जाता है, माइनिंग में पेट्रोल ड्रिल करना, तो वो सारे इसमें। तो गाइस, ये थी आज की हमारी पॉडकास्ट, और मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपने एनालिस्ट का, जिसमें इंक्लूड है आमना, हसन और अफनान। आप सबके टाइम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद काफ़ी जियोलॉजिकल इंजीनियर्स हमें मिलेंगे। थैंक यू सो मच।